हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। तो बच्चों, आज जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये है क्लास 10th NIS विषय सोशल साइंस, जिसका सब्जेक्ट कोड 213 है। तो सोशल साइंस किताब का चैप्टर नंबर 1 प्राचीन विश्व यानी एंशिएंट वर्ल्ड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए चैप्टर भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। प्राचीन विश्व यानी एंशिएंट वर्ल्ड। तो बेटा, इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, जो मुख्य शब्द हैं वो क्या है। देखिए, जैसे हम कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज के बारे में जानेंगे, हम लोह युग यानी आयरन एज के बारे में जानेंगे, हम सभ्यता यानी सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे, टाउन प्लानिंग यानी नगर योजना के बारे में जानेंगे, व्यापार ट्रेड के बारे में जानेंगे, कृषि एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे, सिंचाई इरिगेशन के बारे में जानेंगे, लिपि स्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे, धर्म रिलीजन के बारे में जानेंगे, संस्कृति कल्चर के बारे में जानेंगे। तो ये इस पार्ट के कीवर्ड है जिन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी सभ्यता से ये वर्ड्स आपस में जुड़े हुए हैं, जो आज हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बच्चों, हम बात करते हैं कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज की, है ना। कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज। तो जो ये ब्रॉन्ज एज है, जो कांस्य युग है, नवपाषाण काल के अंत में धातुओं का उपयोग शुरू हुआ। नवपाषाण काल के अंत में जब धातुओं का उपयोग शुरू हुआ, तो पहली धातु कौन सी थी? पहली धातु थी तांबा। ठीक है, तांबा जो थी ये वो धातु थी जिसे सबसे पहले मनुष्य ने इस्तेमाल किया था। और अगर हम कांसे की बात करते हैं, तो कांसे जो धातु है ये तांबा और टीन को मिलाकर बनाई जाती है। ठीक है, किसको मिलाकर? इसे तांबा, तांबा प्लस में टीन, इन दोनों धातुओं को मिलाकर कांस्य धातु बनाई जाती है। इसी कारण इस काल को कांस्य युग कहा गया है, क्योंकि इस युग में कांस्य धातु का इस्तेमाल हुआ, इसीलिए इसे कांस्य युग कहा गया। नगरों, व्यापार और राजाओं का विकास हुआ। ठीक, जैसे जैसे कांस्य युग बढ़ता गया, वैसे वैसे राजा, नगर और राज्य का विकास भी होता गया। ठीक, चलिए देखिए, यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, मेटल यूज बिगन एट द एंड ऑफ द न्यूलिथिक एज। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल, मतलब पहली मेटल जो थी जिसे मनुष्य ने इस्तेमाल किया था वो कॉपर थी। ब्रॉन्ज जो धातु है, जो मेटल है, वो कॉपर से और टिन से मिलकर बनाया जाता है। देयरफॉर दिस पीरियड इज कॉल्ड ब्रॉन्ज एज। इसीलिए, क्योंकि ये वो एरिया पीरियड था जिसमें ब्रॉन्ज धातु का इस्तेमाल किया जाता था, कांस्य धातु का इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए इस पीरियड को, इस टाइम पीरियड को क्या बोला गया? ब्रॉन्ज एज बोला गया। सिटी, ट्रेड्स एंड किंगडम डेवलप, नए नए शहर विकास हुआ, शहरों का विकास हुआ, व्यापार का विकास हुआ और राज्य वंश जो है नए नए डेवलप हुए। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता की। तो देखिए, मेसोपोटामिया सभ्यता जो है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट सभ्यता है, इसे हम इंग्लिश में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इस सभ्यता की बात करते हैं तो टाइग्रिस और यूफ्रेट्स, ये दो नदियों के बीच में इस सभ्यता का विकास हुआ। यानी दूसरे शब्दों में अगर हम नदियों का नाम ले तो एक है दजला, दजला नदी, और दूसरी है फरात, फरहाद। तो दजला और फरात नदियों के बीच में जो सभ्यता विकसित हुई उसे बोला मेसोपोटामिया सभ्यता। और आधुनिक आज के युग में अहिं सभ्यता के जहां स्थल मिले हैं वो देश कहलाता है इराक। सिंचाई और कृषि विकसित हुई। ठीक है, जैसे जैसे वहां पर दजला और फरात नदियों का जो पानी था अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाता था, धीरे धीरे वहां पर खेती का विकास होना शुरू हुआ। किलाक्षर लिपि का विकास हुआ। ठीक है, किलाक्षर मतलब कि क्यूनिफॉर्म लिपि का जो है वो विकास हुआ, जिसमें सरकंडे की सहायता से एक टैबलेट बनाकर उस टैबलेट पर लिखा जाता था और बाद में उस टैबलेट को धूप में सुखा दिया जाता था, जो एक तरीके से काम करता था अभिलेखों का, है ना। ठीक, चलिए अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पर बोला कि किलाक्षर लिपि का विकास हुआ, तो देखिए जितने भी अक्षर हैं सब किलाक्षर हैं। ये अलग अलग साइन दिखाकर इनको बनाया गया और इसी तरीके से इन शब्दों को, इन चिन्हों को जो है इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, ये कौन सी लिपि है? ये कीलाकार लिपि है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए
आगे हम बात करते हैं मिस्र की सभ्यता की, यानी इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ठीक है, अभी हमने मेसोपोटामिया की बात की, अब हम बात करेंगे मिस्र की सभ्यता की। तो नील नदी के किनारे विकसित हुई। तो अगर आपसे कोई पूछे मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे हुई, तो इसका विकास नील नदी के किनारे हुआ। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि कौन सी नदी है जिसे मिस्र का वरदान कहते हैं, तो वो है नील नदी, यानी नील रिवर, नाइल, जिसको इंग्लिश में नाइल बोलते हैं, नाइल रिवर। इसको जो है वरदान बोला जाता है मिस्र का। ठीक है, अब क्योंकि नाइल रिवर में पानी था, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कृषि और सिंचाई की व्यवस्था काफी अच्छे से उन्नत हो सकी, और पिरामिड जो थे ये यहाँ विश्व प्रसिद्ध पिरामिड थे। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, बात एक ही है। ठीक, तो इसको अगर हम जानेंगे तो विश्व की सबसे विकसित नगर सभ्यताओं में से एक है। प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और चौड़ी सड़कें हैं। पक्की ईंटों के मकान मिले हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन में। जल निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, विशाल स्नानागार था, कृषि और व्यापार जो थे वो विकसित थे। ठीक है, तो ये इस हड़प्पा सभ्यता की क्या है, विशेषता है। तो अगर आपसे हड़प्पा सभ्यता की विशेषता पूछते हैं पेपरों में, तो आपको ये पता होनी चाहिए, ये सभी हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता के। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं यहाँ पर, अगर हम बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ की हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो शहर थे वो पूरे तरीके से नियोजित थे। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, ग्रेट बाथ, महान स्नानागार था, और डॉकयार्ड एट लोथल। और लोथल में क्या था, एक डॉकयार्ड था जहां से सामान को दूसरे देशों में भेजा जाता था, और दूसरे देश का सामान हमारे देश में आता था। ठीक, अब हम बात करते हैं हड़प्पा समाज और अर्थव्यवस्था की। ठीक, तो हड़प्पा समाज और जो अर्थव्यवस्था है, इसका मुख्य व्यवसाय जो लोगों का वो क्या था, वो मुख्य व्यवसाय था कृषि, खेती करना। गेहूं, जौ, तिल आदि की खेती जो है की जाती थी, और पशुपालन भी किया जाता था। मेसोपोटामिया से व्यापार होता था, सोना, चांदी, कांसे के आभूषण बनाए जाते थे। ठीक, तो ये जितना भी था ये सब हड़प्पा सिविलाइजेशन में चल रहा था कि पशुपालन विकसित था, मेसोपोटामिया के साथ ये लोग व्यापार करते थे, और सोना, चांदी, कांस्य धातु जो थे ये सब बनाए जो है आभूषण बनाए जाते थे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम। अब हड़प्पा धर्म और इसकी संस्कृति की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा धर्म की और संस्कृति की बात करें तो इसमें क्या है, मातृ देवी की पूजा होती थी, पशुपति की मोहर जो है यहाँ से मिली है, वृक्ष पूजा के साक्ष्य मिले, लिंग पूजा के साक्ष्य मिले, और विकसित लिपि अब तक की जो है पढ़ी नहीं गई है हड़प्पा सिविलाइजेशन की लिपि को। ठीक, चलिए अब अगर हम इसके पतन की बात करते हैं तो अलग अलग है इसके पतन जो है, वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे कोई कहता है बाढ़ का आना, किसी ने कहा नगर जो है नदी का मार्ग है वो परिवर्तन हो गया, कोई भूकंप बताता है, कोई जलवायु परिवर्तन बताता है। यानी कि ये सभी कारण जो थे हड़प्पा के पतन के माने जाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे लोह युग की, यानी आयरन एज की। तो 1000 ईसा पूर्व लोहे का व्यापार जो था ये व्यापक हुआ, इससे कृषि में वृद्धि हुई, नगरों का उदय हुआ। ठीक है, व्यापार और परिवहन का भी विकास हुआ। तो जैसे जैसे लोह युग आगे बढ़ता गया, लोह युग आया, वैसे वैसे कृषि का विकास हुआ, नए राज्यों का विकास हुआ, नए राज्यों का उदय हुआ, परिवहन के क्षेत्र में काफी विकास हुआ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है यहाँ पर हमसे यूनानी सभ्यता और ग्रीक सिविलाइजेशन। तो ये देखिए यूनानी सभ्यता के जो प्रमुख नगर थे वो थे एथेंस और स्पार्टा। ठीक है, लोकतंत्र का विकास है यूनानी सभ्यता में, दर्शन, विज्ञान और कला में बेहद योगदान है, और सिकंदर महान यहाँ का प्रसिद्ध शासक हुआ करता था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक फोटो लगाने की कोशिश की है ताकि आपको थोड़ा सा नजर आ जाए। तो यहाँ देखिए आप, ये है कहाँ पे, ये है रोम में। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी मात्रा में दर्शक बैठते थे। ठीक है, और यहाँ पर जो लड़ाई होती थी, जो खेल होता था उसको देखते थे। ठीक है, चलिए रोम नगर का केंद्र था, विशाल साम्राज्य था, कानून और प्रशासन में काफी अच्छा योगदान था, और सड़कों पर भवन निर्माण जो था यहाँ पर प्रसिद्ध था। ठीक, चलिए अब आगे हम बात करते हैं ईरानी सिविलाइजेशन यानी सभ्यता की। तो ईरानी सभ्यता है बहुत बड़ी सभ्यता है, शक्तिशाली प्रशासन है, प्रांतों का शासन है, और जोरस धर्म इससे जुड़ा हुआ था। ठीक है, ईरानी सभ्यता में से कौन सा धर्म, जरथुस्त्र धर्म जो है जुड़ा हुआ था। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं वैदिक काल की। ठीक है, वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल यानी अर्ली वैदिक, तो इसमें मुख्य स्रोत क्या था,
पशुपालन है, ऋग्वेद का मुख्य स्रोत है और जनजातीय समाज है। ठीक है, ये क्या था, ये एक तरीके से मुख्य सोर्स था। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल में क्या क्या विकास हुआ, जैसे कृषि का विकास हुआ, लोहे का प्रयोग हुआ, वन व्यवस्था का जो है, अब लोग जो है वन व्यवस्था की जो है इसके ये जो है चलन में आई और बड़े राज्यों का निर्माण हुआ। तो ये जितनी भी चीजें थी ये सब उत्तर वैदिक काल की चीजें थी। ठीक है, चल आगे कहता है बौद्ध धर्म। तो देखिए अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म क्या है, ये भारत का सबसे प्राचीन धर्म है। ठीक है, बौद्ध धर्म ये भारत का प्राचीन धर्म है। दूसरा, इसके संस्थापक जो थे बच्चों वो थे गौतम बुद्ध। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध, है ना। तो इनका जो जन्म है, गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा वर्ष पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, 563 ईसा वर्ष पूर्व जो है वो कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में। इनका जो पहला उपदेश था बौद्ध से जुड़ा हुआ वो इन्होंने सारनाथ में दिया। ठीक है, और महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में इनका हुआ। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध थे, जिनका 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और इनको बोध गया में ज्ञान मिला था। इन्होंने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था। ठीक है, और कुशीनगर में इनकी 483 में इनकी जो है 483 ईसा पूर्व में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य की ना, 4 नोबल ट्रूथ। जैसे दुख है, दूसरा दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है और अष्टांगिक मार्ग से इससे मुक्ति मिलती है। तो ये जितनी भी बातें बताई हैं ये सब क्या है, सब 4 आर्य सत्य हैं हमारे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अष्टांगिक मार्ग है, ये आप देख सकते हैं, सामयिक दृष्टि, सामयिक संकल्प, सामयिक वाणी, सामयिक कर्म, सामयिक आजीविका, सामयिक पूरा, सामयिक समृद्धि और सहायक समाधि। ठीक है, तो ये अष्टांगिक मार्ग है जो किस धर्म से, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कौन से धर्म से, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं जैन धर्म की। ठीक है, अभी हमने बौद्ध धर्म के बारे में जाना, अब हम जैन धर्म के बारे में जानते हैं। तो जैन धर्म के जो फाउंडर, जो संस्थापक हैं वो कौन है, वो ये वर्धमान महावीर है। और ये वर्धमान महावीर जो है ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडली ग्राम जगह पर इनका जन्म होता है और 468 ईसा पूर्व इनकी पावापुरी में डेथ हो जाती है। ठीक, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, भगवान महावीर, और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 जो है BCE में इनका वैशाली में जन्म हुआ था और इनका निवारण पावापुरी में 468 ईसा पूर्व जो है इनका निधन हुआ था। ठीक है, अब भगवान महावीर ने 5 जो है वो महाव्रत को बताया, जैसे अहिंसा, सत्य बोलना, अस्तेन, कोई चोरी ना करना, किसी की बिना परमिशन के उसके सामान को अपने पास ना रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या है, ये सब पंच महावर्त में आता है। ठीक है, जिनको हम अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर 3 रत्नों की बात करते हैं। तो ये जो 3 रत्न है ये किससे, ये जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ। तो इसमें क्या है, इसमें सामयिक दर्शन है, सामयिक ज्ञान है और सामयिक चरित्र है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कहता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या कहता है, कर्म सिद्धांत है, पुनर्जन्म है और मोक्ष है। ठीक, अब बात करते हैं हम आगे मौर्य काल की। ठीक है, मौर्य काल यानी मौर्य पीरियड। तो इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 BC में इनकी की थी और इनके गुरु का नाम था चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है काफी युद्ध की नीति सिखाई। ठीक है, और प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो है अर्थशास्त्र, जो इसके बारे में जानकारी, मतलब मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी देता है। ठीक, चलिए अब आगे हम बात करते हैं बिंदुसार की, यानी शासन बिंदुसार का 297 से 272 ईसा पूर्व का है। और इनका उपनाम जो था वो क्या था, अमित्रघात था, अमित्रघात। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं अशोक की, है ना। तो बच्चों आगे हम बात करते हैं अशोक की। ठीक है, तो अशोक जो है ये एक बहुत महान राजा हुआ। ठीक है, बहुत महान हुआ और ये मौर्य वंश का सबसे महान राजा था। ठीक है, अशोक के पिता जो थे वो बिंदुसार थे और बिंदुसार को अमित्रघात बोला जाता है। अमित्रघात मतलब दुश्मनों का विनाश करने वाला।
और बिंदुसार का जो बेटा था अशोक, इसके कामों की वजह से इसको महान बोला जाता है कि अशोक बहुत महान था। अगर हम बात करते हैं अशोक के टाइम पीरियड की, तो इसका जो टाइम पीरियड है 272 से लेकर 236 ईसा पूर्व तक का है। ठीक है, तो ये इसका टाइम पीरियड है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना घटती है वो 260 ईसा पूर्व जो है अशोक का एक युद्ध लड़ना, वो था कलिंग युद्ध। ठीक है, एक्चुअली जो कलिंग युद्ध था वो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें जो लड़ने वाला जो राजा था वो था अशोक। तो अशोक ने कलिंग को जो है 261 ईसा पूर्व में इस पर हमला करके इसको हराया और वहां पर अपना शासन स्थापित किया। कलिंग जो है वर्तमान में आज उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो ये 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा और वो जीता, जिसमें बहुत से कलिंग लोग, ये जो लोग थे, जो सेना थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, चलिए, युद्ध के बाद अशोक ने एक धर्म अपनाया जो बौद्ध धर्म था, क्योंकि इस मार काट से उसका मन भर गया था, इसीलिए उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये है स्तूप। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्तूप। स्तूप, ठीक है, ये स्तूप है। और ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है ये स्तूप। ठीक, अब क्योंकि इस स्तूप के अंदर जो है भगवान बुद्ध के अस्थियों के अवशेष जो है वो दबा रखे हैं, इसीलिए ये जो स्तूप है ये बहुत ही ज्यादा जो है वो पूजनीय है, बहुत इसको माना जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सांची का स्तूप। क्या बोलते हैं? सांची का स्तूप। ठीक है, चलिए, तो आगे अगर हम बात करें, ये है सांची का स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप। ठीक, कुछ चीजें जो है ये इसके अंदर भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई चीजें जो इसमें है। ठीक है, इसीलिए इसे काफी ये पूजनीय है। तो अगर हम धमा की बात करते हैं, धमा का क्या मतलब है? धमा जो है ये एक संस्कृत वर्ड है। ठीक है, जिसे अगर हम बोलते हैं क्या? धर्म। ठीक, तो धम क्या है? ये अशोक का धम जो था वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। ठीक, तो इसमें बौद्ध जो धम है इसमें क्या है? इसमें दया है, सत्य है, सहिष्णुता है, बड़ों का सम्मान है, सभी धर्मों का सम्मान है। जितनी भी बातें हैं ये सब बौद्ध धर्म के अंदर आती हैं। ठीक, चलिए, अब आगे हम बात करते हैं अशोक के शिलालेखों की। ठीक, अशोक के जो शिलालेख हैं, रॉक एंड पिलर एडिशन। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व जो है कलिंग का युद्ध लड़ाकर वो युद्ध जीत गया था। उसके बाद अशोक ने कलिंग के साथ साथ भारत के और जो दूसरे राज्य है वहां पर भी अपना वर्चस्व कायम किया। ठीक है, और वहां पर भी उसने स्तूपों को बनाया। तो आइए, आप जितने भी देख रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो टोपरा हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो कौशाम्बी हो, चाहे वो रामपुरवा हो, लुम्बिनी हो, ये सभी जो हैं अशोक के क्या हैं? अशोक के स्तूप हैं, स्तूप है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर विदेशी धर्मों का भी प्रचार हुआ। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे संगम एज की, यानी संगम पीरियड की। तो इस संगम पीरियड का जो टाइम है वो 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 जो है ईस्वी तक का है। इसमें संगम वंश में जो प्रमुख राजवंश थे वो क्या थे? जो पांडे है, चोल है, चेर है। और अगर इनकी बात करते हैं तो इनकी राजधानी क्या थी? देखिए, राजधानी पांडे की मदुरई थी। और पांड्य के जो मुख्य साहित्य थे वो कौन थे? देखिए, ये इसके साहित्य थे, ये थे एट्टू, तोगई और पट्टू पट्टू और तोलकपियम। ठीक है, तो ये जो थे ये एक बहुत ही बढ़िया साहित्य थे संगम साहित्य के। ठीक, अब इसकी अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो तमिल साहित्य का स्वर्ण काल बोला जाता है इस टाइम पीरियड को। व्यापार और समुद्री गतिविधियां जो है यहाँ होती थी। ठीक, आगे हम बात करते हैं कुषाण युग की। तो कुषाण जो युग है ये भारत में स्थापित होता है। और इसकी जो राजधानी थी कुषाणों की, अगर हम बात करते हैं तो इसका पहला शासक जो है वो कुजूल कटफिसिस है। एक महान शासक है कनिष्क, और इसकी राजधानी थी पुरुषपुर। देखिए, जो पुरुषपुर है, इसको पुरुषपुर जो है इसको किस राजा ने? इसको कनिष्क राजा ने बसाया था। ठीक है, और भीम कटफसिस जो है कुषाण वंश का पहला राजा था और कनिष्क जो है इसका सबसे महान राजा था। ठीक है, किसका? कुषाण युग का। चल आगे देखते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बौद्ध धर्म का संरक्षण हुआ। चौथी बौद्ध संगति मध्य एशिया में चीन और एशिया ने धर्म का प्रचार किया। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं गुप्त काल की। ठीक, तो गुप्त काल यानी गुप्त पीरियड का जो टाइम है वो 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक है।
इसमें प्रमुख शासक कौन है? जैसे श्रीगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त सेकंड है, कुमारगुप्त है, स्कंदगुप्त है, जितने भी हैं ये सब गुप्त काल के फेमस राजा हैं। ठीक, चलिए अगर इनकी उपलब्धियों की बात करते हैं गुप्त काल में, तो गुप्त काल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, भारत का स्वर्ण युग बोला जाता है। गणित, साहित्य, कला का विकास हुआ था इसमें, और इसके प्रमुख विद्वान जो है उनको याद किया जाता है, जैसे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कालिदास, चरक, सूत्री, सुश्रुत और नागार्जुन। ये सभी जो है गुप्त काल के बहुत बड़े जो है अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं उत्तर गुप्त काल की, यानी पोस्ट गुप्त पीरियड में जो प्रमुख शासक है, जैसे हर्षवर्धन है, प्रसिद्ध यात्री जैसे हिंसांग है, प्रसिद्ध लेखक बाण भट्ट है, प्रसिद्ध ग्रंथ हर्षचरित्र कादम्बरी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ प्रश्नों की। ठीक है, ये तो हमारा ऊपर सारा थ्योरी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रश्नों की। तो जैसे यहाँ प्रश्न 1.2 दिए हुए हैं, तो देखिए जैसे इसके प्रश्न का पहला उत्तर यहाँ दिया हुआ है, भारत में सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थल बताइए। तो एक है हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो। तो ये दोनों स्थल जो है भारत में है, हड़प्पा सभ्यता के। चलिए अगर हम बात करते हैं आगे, खालिस्तान है। विभिन्न स्थलों से मिले ताबीजों से पता चलता है कि हड़प्पावासी आत्मा और भूत प्रेतों में विश्वास करते थे। सिंधु सरस्वती सभ्यता के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो बाढ़ को माना जाए, और सिंधु सरस्वती मेसोपोटामिया के साथ विदेशी व्यापार करते थे। समाज जो है वो 4 वर्गों में विभाजित था। ठीक, तो इस तरीके से ये खालिस्तान है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले किस धातु को इस्तेमाल किया मनुष्य ने? तांबा। उन नदियों का नाम बताइए जिनके बीच में मेसोपोटामिया सभ्यता बसी थी। तो एक है दजला और दूसरी है फरहाद। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं मिस्र की जो लिपि है वो कैसी थी? तो चित्रलिपि थी वो, हाइग्रोग्लिफिक जो थी वो थी लिपि। और हड़प्पा संस्कृति के 4 जो हैं वो शहरों के नाम बताइए, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। ये 4 सबसे बड़े शहर हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 के उत्तर की। तो यूनान के 2 महत्वपूर्ण नगर राज्यों का नाम लिखे। एक है एथेंस और दूसरा स्पार्टा। ठीक, अब रोम में कौन सी नदी तट पर बसा है? रोम ये टाइबर नदी के तट पर बसा है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथन को पूरा कीजिए। तो फारस के राजा ने 550 ईसा पूर्व में फारसी को एकत्रित किया। वैदिक युग में आर्य समाज में स्त्रियों का सम्मान किया जाता था। ग्राम और विश्व के प्रमुख को ग्रामणी और विश्वपति कहा जाता था। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद उत्तर वैदिक युग में लोगों की मुख्य जीविका क्या थी? कृषि। वैदिक ब्राह्मणों तो कर्म कांड तक कुर्तियों का विरोध करने वाले 2 धर्म कौन से थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बिल्कुल सही। चलिए अब बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध और जैन धर्म के भगवान महावीर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। चलिए आगे हम बात करते हैं पाठांत प्रश्न उत्तरों की। तो जैसे इसमें पहला प्रश्न है, मानव विकास के प्रमुख 4 चरण क्या थे? तो सबसे पहला चरण पूरा पाषाण काल है, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल और चौथा ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट का उत्तर है। आगे सेकंड कहता है, रोम साम्राज्य कब और क्यों विभाजित हुआ? तो देखिए यहाँ लिखा है कि 395 ईस्वी में प्रशासनिक कठिनाई और विशाल साम्राज्य के कारण रोमन साम्राज्य पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित हुआ। ठीक, अब आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको बहुत ध्यान से लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो इसकी विशेषताएं थी, जैसे यहाँ के सुनियोजित नगर बने हुए थे, पक्की ईंटों के मकान थे, जल निकासी बहुत अच्छी थी, व्यापार और उद्योग बहुत अच्छा था, मानकीकृत बाट और माप थे, और विकसित जो थी वो कृषि प्रणाली थी। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में भी पूछा जाता है कि हड़प्पा की मुख्य विशेषताएं क्या है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम अशोक के धम्म की। ठीक, तो अशोक का जो धम्म है वो क्या है? तो अशोक के धम्म में दया, अहिंसा, दया, ठीक है, सत्य, अहिंसा, दया, सहिष्णुता, नैतिक आचरण और सभी धर्मों का सम्मान करना जो है वो बताया जाता है। ठीक, तो ये है अशोक का धम्म, जिसमें सत्य की, अहिंसा की, दया और सहिष्णुता की बात होती है। प्राचीन एथेंस और स्पार्टा की जीवन शैली में क्या अंतर है? ठीक, तो देखिए अगर हम बात करते हैं उत्तर की, तो देखिए एथेंस जो है शिक्षा और कला तथा लोकतंत्र के लिए प्रसिद्ध था। इसके अलावा जबकि स्पार्टा जो है वे सैनिक प्रशिक्षण, अनुशासन और युद्धक जीवन के लिए प्रसिद्ध था। तो एथेंस और जो स्पार्टा है ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं पूर्व वैदिक आर्यों के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन की। तो देखिए सामाजिक संयुक्त परिवार और स्त्रियों का सम्मान और सरल समाज, धार्मिक
प्रकृति पूजा, यज्ञ, इंद्र, अग्नि, वरुण आदि देवताओं की पूजा। और आर्थिक मतलब मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि व्यापार भी होता था। ठीक है, तो ये वैदिक काल के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में बात की गई है। अब प्राचीन भारत में मुख्य जो है प्रमुख शिक्षा केंद्र क्या है? तक्षशिला है, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी। ये प्राचीन भारत में जो थे शिक्षा के केंद्र थे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। प्राचीन भारत में दो प्रमुख वेद के नाम बताइए, जैसे चरक और सुश्रुत। चलिए आगे हम बात करते हैं खालिस्तान की। डैश में तोलकाप्पियम आदि आरंभिक तमिल ग्रंथ है, तो इसका सही आंसर संगम साहित्य। मदुरई पांडे राजाओं की राजधानी थी, बिल्कुल सही है। और कुषाण कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक था। तो ये तीनों ही हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। ठीक है, आगे नीचे हैं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से हैं, इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये वीडियो यहाँ पर फिनिश होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा। और चैनल, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि उनको वीडियो का नोटिस टाइम से मिल सके। ओके, चलिए इसके साथ चलते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास पे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।